हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोले तो डेरिवेशन और साथ में जो 3 नंबर क्वेश्चन पूछाते हैं उनको क्या करेंगे, 5 सीरीज के अंदर आपको क्या करेंगे, हल करेंगे। कितनी सीरीज? 5 सीरीज के अंदर सारे संपूर्ण किताब के सारे डेरिवेशन और महत्वपूर्ण पॉइंट को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक। और देखिए, और इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? सर्वेश स्टडी 57 टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहला डेरिवेशन को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जरा देखिए। क्या करा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये आपको डेरिवेशन आता है सिद्ध करने के लिए। ठीक है। अब देखिए आपसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 मतलब लगातार हर वर्षों में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है, वो भी 5 नंबरों में पूछा जाता है। ये सिद्ध करने के लिए आपका इसका फार्मूला आता है। तो हम लोग आज इसको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत सिंपल और साधारण तरीके से क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि क्या है, यहाँ पर कोई द्विध्रुव है ना। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, कोई द्विध्रुव है। क्या है? आपका द्विध्रुव है। ठीक। जिस पर द्विध्रुव आपका जो है किससे मिलकर बना है, -q और +q कूलम आवेश से मिलकर आपका द्विध्रुव बना है। ठीक। अब जिनके बीच की दूरी क्या है, जिनके बीच की दूरी आपकी 2l है। कितनी है? 2l है। ठीक। और इसके मध्य में एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, O है। ठीक। क्या है? इसके मध्य में O। अब जो आपका -q कूलम का आवेश है उसको A लिख देते हैं। क्या? A। और जो +q का आवेश उसको B। ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब बताइए, जब एक टोटल दूरी क्या है, 2l है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, l होगा और l होगा। ठीक। ये हमने द्विध्रुव बना दिया। अब क्या कह रहा है, जरा एक क्वेश्चन देखिए कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो द्विध्रुव A और B है उसके अक्ष में इधर अच्छी स्थिति में क्या बताना है। अच्छी स्थिति मान लेते हैं कुछ दूरी पर, मान लेते हैं कुछ दूरी पर, अच्छी स्थिति में कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। P है। ठीक है। जिस पर हमें क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बताना है। ठीक। E बताना है। अब देखो E कैसे बताना है, एक बार +q कूलम आवेश कारण E बताना है, एक बार -q कूलम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। ठीक। अब दूरी को कैलकुलेट करते हैं। अब जो आपका मध्य बिंदु O है, उससे मध्य बिंदु O से जो दूरी P की वो क्या है, स्मॉल r है। कितना है? स्मॉल r है। जो बिंदु आपका मध्य बिंदु O है, O से जो P की दूरी क्या है, स्मॉल r है। ठीक। अब देखो, हमको एक बार +q कूलम आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना, एक बार -q कूलम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दूरी कितना लगेगी, +q कूलम आवेश से कितनी दूरी निकलेगी E की। तो ये आपको पता है कि एक टोटल दूरी यहाँ से कितना है, यहाँ से यहाँ तक r है। तो r में से l घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये दूरी निकल जाएगी ना। ठीक। तो ये दूरी निकल जाएगी +q कूलम से। अब यहाँ से जब दूरी निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, इतना दूरी आपको पता है कि r है, इतना दूरी पता है कि l है, तो r में l जोड़ देंगे तो -q आवेश से इसकी दूरी निकल जाएगी। ठीक। तो यहाँ पर लिखने वाली जो बातें उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंपल वे में, एकदम आसानी से लिखेंगे कि +q से P की दूरी, +q से P की दूरी कितनी होगी, तो उसको देखते हैं। तो जरा देखो, +q से P की दूरी जो आपकी होगी वो कितना होगी, आपको पता है ना, r और r प्लस क्या होगा, यहाँ से +q आवश्यक ना, प्लस आपका ये है, r में से क्या घटाना पड़ेगा, l घटाना पड़ेगा, तो r माइनस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक। और -q आवेश से दूरी क्या हो जाएगी,
माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी क्या होगी, पी की दूरी, तो देखिए पी की दूरी आपकी क्या होगी, क्या होगा बताइए, आर प्लस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ना, यही ना होगा, इस प्लस माइनस से, तो क्या होगा, इतनी दूरी पता है कि अब क्या है, आर है ये आपकी, ठीक, तो ये दूरी हमने निकाल लिया, ठीक, कोई डाउट ना रह जाना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लाइनिंग चेंज करके कि प्लस प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है, ई बराबर, तो यहाँ पर E1 लिख देते हैं, E1 बराबर क्या होगा आपका, क्या होगा, कुछ दूरी के लिए फार्मूला आपको सिद्ध कराएं, इसको भी आप लोग जाकर देख लीजिए, 1/, क्या होता है 4πε0, फिर Q, अब बटा में क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको समीकरण क्या कर देंगे, 1 दे देंगे, ठीक, समीकरण क्या कर देंगे, 1 दे देंगे, ठीक। कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला यही होता है 1/4πε0 Q बटा के R स्क्वायर, तो R कितना था, R माइनस L था ना, उसका होल स्क्वायर कर दिए, ठीक, आप लोग को समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण क्या होगी, दूरी अब क्या हो जाएगी माइनस क्यू से, तो आर प्लस क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, E2 बराबर आपका जो निकल कर आएगा फार्मूला 1/4πε0 Q बटा के R प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 दे देंगे, इतनी बात क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं, अब क्या निकालेंगे हम लोग, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलती है जरा देखो, लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ठीक, तो परिणामी तीव्रता बराबर क्या होता है, आपको पता रहना चाहिए, परिणामी तीव्रता E बराबर जो होता है आपका E1 माइनस E2 होता है, क्या होता है E1 माइनस E2 होता है, ठीक, तो E1 और E2 का मान आपको पता है, इस समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे, देखिए जैसे रखते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, E बराबर हो जाएगा आपका, मान रख देते हैं जरा देखो, E1 का मान क्या है 1/4πε0 Q बटा के R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 का मान क्या है आपको देखो 1/4πε0 Q बटा के R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक, इसी को क्या करते हैं, हल करते हैं। अब देखो इसको लिखते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, देखो Q, इसमें भी Q 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन है, इस कॉमन वैल्यू को निकाल दो, ठीक, तो 1/4πε0 क्या बच जाएगा कोष्टक में आपका, बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक, चलिए तो आगे चल लेते हैं, तो E बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आपका क्या होगा Q/4πε0, ठीक, अब इसको हल कर दीजिए सिंपल वे में, कैसे हल करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, अब माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक, बटा में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा R, ये आपका वर्गांतर देखो क्या है, वर्गांतर हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो E बराबर जो निकल कर आएगा Q/4πε0, देखो इसको A प्लस बी को होल स्क्वायर पे खोल दो, तो आपका क्या है
ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। देखो इसको भी छोड़ दो तो आपको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 क्या होता है आर प्लस एल। लेकिन जब इस माइनस को गुणा अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आपका माइनस हो जाएगा, ए भी आपका माइनस हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, इतनी तो आप लोग समझ लिए। नीचे क्या रहेगा वही रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो कुछ कटने वाली चीजें हैं तो काट दीजिए, ये आपका कट जाएगा, कट गया ना। क्या बचा है आपका, ई बराबर जो आपका निकल कर आ जाता है, ई बराबर देखो ई बराबर आपका क्या निकल कर आता है, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब चूंकि जानते हो, यहाँ पर जानते आप हो एक बात, या ना जानते हो तभी भी आपको बता दें कि जो यल है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है किसके तुलना में, आर की तुलना में। ठीक, यल जो है देख लीजिए यहाँ पर, यल जो है बहुत ही छोटा है आर की तुलना में, इसको नग्न मान लेंगे, क्या मान लेंगे नग्न मान लेंगे। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे नग्न मान लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो ई बराबर आपका नग्न मान लेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको जब नग्न मान लेंगे तो क्या बचेगा 4RL, बटा में क्या बचेगा, ये नग्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आर पर क्या हो जाएगी घात 4 हो जाएगी, आर पे घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखो एक फार्मूला, इसको अब इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे जरा देखो, इसको ऐसे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू को गुणा इसमें कर दो, इसको तो ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2QL, बटा में क्या हो जाएगा आर पर 4। ठीक, आर पर क्या हो जाएगा 4, आई इंटू एक आर बचा है ना यहाँ का, एक इंटू एक आर। अब देखो देखो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्यू हो जाएगा यहाँ पर, यल हो गया यहाँ पर आर हो गया। अब देखो साथ में एक आर से एक आर कट भी गया। अब देखो बाबू यहाँ पर आपको एक बात पता रहना चाहिए कि P बराबर क्या होता है 2QL होता है, P बराबर जो होता है 2QL होता है। तो जब इसको हल करेंगे तो E बराबर जो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके बराबर क्या लिख सकते हो P, तो क्या हो जाएगा 2P, यहाँ पर एक R कट गया तो क्या बचा R³। ठीक, इसको जब हल करते हैं तो ये आपका आ जाता है। और मात्रक की बात आती है तो मात्रक क्या लिखेंगे, इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्या होता है न्यूटन और प्रति कूलाम। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसको एक बार और देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए दो ध्रुव, देखिए फ्रेंड्स एक दो ध्रुव ए और बी हैं जिनके बीच की दूरी -2L है, ये आवेश -Q प्लस Q से ध्रुव बना है। अब जिनकी इसका मध्य बिंदु क्या आपका O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश से P की दूरी R-L होगी, है ना, इस आवेश से दूरी इसमें घटाना पड़ेगा ना इतना, माइनस आवेश दूरी R+L होगी। प्लस क्यू आर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 क्यू बटा क्या होता है आर स्क्वायर, तो दूरी क्या है R-L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस से निकालेंगे, आप फिर परिणामी कर देंगे दोनों का अंतर आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने हल किया है, जरा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा और साथ में दोबारा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है आपका है। देखिए जरा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण,
ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक, उस पर कोई द्विध्रुव रखा गया है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, बलागुण। बलागुण बोले तो टाउ। ये देखिए 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और 24 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक। तो इसको समझने के लिए कि आपको थोड़ा सा समय का बचत होगा, इसके लिए मैंने पहले से ही कंसेप्ट को क्या किया, तैयार किया है। अब इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब एक एक लाइनिंग आपको क्या करूँगा, समझाऊंगा अच्छे से। देखिए ये आपका क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, जो रेखाएं दिख रही हैं, दिख रही है ना, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें क्या है, कोई द्विध्रुव रखा गया है। ये आपका क्या है, द्विध्रुव रखा गया है, ठीक। ये आपका क्या है, द्विध्रुव है। अब देखो द्विध्रुव आपको पता है कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनका नाम इसका नाम ए है और बी है द्विध्रुव का। द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, सबको पता है कि 2l होती है, ठीक। ये आपका द्विध्रुव जो रखा गया है, एक समान चुंबकीय मतलब सॉरी फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, मतलब ऐसे थोड़ा सा एंगल बनाते हुए। ये आपका क्या है, एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। देखो यहाँ पर थीटा कोण बनाते हैं, तो इसको जब मिला देते हैं, ऐसे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ये थीटा। अब देखो इस द्विध्रुव पर दो बल लगेंगे। एक बल किधर लगता है, बाहर की ओर। कौन सा बल, F बराबर Q और E के बराबर लगता है। एक बल F बराबर QE के बराबर। एक बल किधर लगता है, इधर भी बाहर को, F बराबर QE के बराबर, ठीक। अब जरा देखो यहाँ से थीटा कोण पर द्विध्रुव रखा गया है ना, आप लोग समझ में आ रहा है बाबू ना। एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये जो रेखाएं खींचे हैं ना, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई द्विध्रुव रखे हैं, है ना, ए और बी, जिन पर क्रमशः माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी क्या है, लंबाई द्विध्रुव की 2l है, और ये थीटा कोण बनाते हुए क्या क्या रखा गया है, थीटा कोण यहाँ पर। तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो गया, तो थीटा के सामने भुजा लंब होती है, ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक। इस पर द्विध्रुव पर दो बल, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ठीक है। दो बल आपके क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं। अब देखो जरा थोड़ा सा लाइनिंग प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। हाँ अब क्या करते हैं हम लोग ना, ये द्विध्रुव क्या है, अब द्विध्रुव आपको तिरछा ऐसे रखा गया है ना, तिरछा रखा गया है, तो इस पर एक प्रकार का बल लग रहा है ना, तो क्या लिखेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। देखो बलागुण तो क्या होगा, तो टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। टाउ बराबर क्या होता है, फार्मूला पता रहना चाहिए, बल गुणे क्या होता है, लंबवत दूरी, ठीक। तो लंबवत दूरी क्या है, यही ना है, ये लंबवत दूरी BC, लेकिन BC हमको पता नहीं है, इसको हल करना पड़ेगा, ठीक। तो BC को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो BC को हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज देखिए BC को हल करना है, ये लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा ना, बोला है कि लंबवत दूरी। तो ये आपका त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। लंब आपका क्या है, BC है, कर्ण क्या है आपका 2l है, ठीक। तो लंब बटा के कर्ण, देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। BC का मान आपको पता है, BC का मान नहीं पता है, देखो BC तो आपका क्या है, आधार है, लेकिन कर्ण का मान पता है, कितना है, 2l है। देखो यही ना कर्ण है, यही आपका कर्ण है, तो कर्ण का मान 2l है, ठीक। तो यहाँ से हल करेंगे BC, तो BC पर 76 करेंगे, क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा, ठीक। BC का मान कितना आ गया, 2l साइन थीटा। तो यह BC का मान निकल कर आ गया। देखो BC का मान क्या निकल कर आया, BC बराबर आपका आ गया 2l साइन थीटा, ठीक। ये किसका मान निकल कर आया, BC का। चलिए तो अब इधर अपनी ओर देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध कर देंगे। तो देखिए टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, है ना। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल F
गुणे लंबवत दूरी निकल गया, ये लंबवत दूरी कितनी निकली है 2l साइन थीटा, यहाँ पर रख देंगे 2l साइन थीटा। और यह बराबर क्या होता है QE, यहाँ पर लिखे ना, यह बराबर QE बोले तो आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये आपका डेरिवेशन है, इसको आपको दिखाना पड़ता है। ठीक, अब जरा देखो टाउ बराबर क्या होता है Q इंटू 2l, लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखो 2l यहाँ पर है और Q यहाँ से ले लिए, E साइन थीटा को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब देखो चूंकि आप लोग जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 2QL, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा टाउ बराबर आपका PE साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा PE साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो जब साइन थीटा का मान 90 होता है तो टाउ क्या होता है आपका अधिकतम होता है। क्या होता है अधिकतम, PE होता है। इतनी बात आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ठीक, तो कोई डाउट, ये डेरिवेशन एकदम आसान और एकदम हलवा था, एकदम आसान था। एक बार आप जस्ट बताने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक, तो क्या था कि एक समान विद्युत क्षेत्र था जिसमें कोई द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया था। इनकी जो बीच की दूरी थी 2l था, इनका नाम A और B था। ठीक, A थीटा। अब देखो हमको अब द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुण क्या होता है टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो ये लंबवत दूरी हमको पता नहीं थी, इसको हमने एक त्रिभुज माना और लंबवत दूरी क्या कर लिया हमने निकाल दिया। लंबवत दूरी क्या निकली आपकी BC बराबर 2l साइन थीटा, और यह बराबर क्या होता है QE होता है। ये मान यहाँ पर रख दिए। ठीक, ये फार्मूला होता है, पता रहना चाहिए। अब देखो 2QL हो गया, 2QL बराबर क्या होता है P होता है, तो इसके बराबर P लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाता है EP साइन थीटा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको क्या करेंगे अच्छे से देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस या बोलते हैं गाउस की प्रमेय। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। ठीक है, ये देखिए आपसे 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 23 में, 24 में और इसके पीछे भी वर्षों में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका हर साल, ये समझिए कि हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे आज समझ लेंगे। ठीक, तो क्या होते हैं गॉस की प्रमेय, ये आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए गॉस की प्रमेय जो होती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ, क्योंकि गॉस की जो प्रमेय होती है वो बंद पृष्ठों को ले क्या होती है लागू होती है। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, जो पृष्ठ होता है उस पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स आप लोग जानते ही हैं कि यदि किसी क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र में लोग क्या कर देते हैं, कोई पृष्ठ क्षेत्रफल रख देते हैं तो उससे कितनी बल रेखाएं गुजरती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन विद्युत फ्लक्स यहाँ पर हमको नहीं देखना है। ठीक, क्या देखना है गॉस की प्रमेय। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो संपूर्ण आवेश होती है उनकी जो मात्रा होती है Q/ε0 क्या होती है गुना होती है। ठीक है, तो क्या होता है सूत्र आपको पता रहना चाहिए। गॉस की प्रमेय बराबर आपका होता है फाई E बराबर क्या होता है आपका Q/ε0 होता है। क्या होता है Q/ε0। आपको इतना यदि पूछा जाएगा तो 1 नंबर और 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में। ठीक, इतना यदि इसको सिद्ध करने के लिए बोल देगा तो आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, या तो 3 नंबर में। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे गॉस की प्रमेय को एकदम आसान तरीके से सिद्ध करते हैं। तो चलिए इसके लिए एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बंद पृष्ठ की। ये आपका क्या है कोई ऐसे पृष्ठ है। अब देखिए इसमें से छोटा सा कोई पृष्ठ ले लेंगे ऐसे, ये आपका है ना ऐसे। ठीक, ऐसे होगा पृष्ठ। अब देखिए इसमें क्या करते हैं एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे। छोटा सा क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं DA ले लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। ये आपका छोटा सा क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया।
इस पूरी एरिया में से हम छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पर ले लिया। ठीक, अब देखो इस जो आपका गोलाकार है इसमें क्या है, एक बिंदु आवेश रखा गया है क्यू कूलाम का। किस कूलाम का? क्यू कूलाम का बिंदु आवेश प्लस क्यू कूलाम का आवेश। ये बिंदु के नाम रख देते हैं ओ। ठीक, अब देखो एक पृष्ठ से इस बिंदु की दूरी, आवेश की दूरी क्या है बोले तो यहाँ पर आपका क्या है, एक क्षेत्रफल ले। तो इससे एक यहाँ घन कोण बनेगा। इस पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा यहाँ पर एक क्या बनता है, घन कोण बनता है। जैसे घन कोण को यहाँ पर बनता है जिसे हम डी ओमेगा से प्लस करते हैं। किससे? डी ओमेगा से। इतनी बात अब समझ में आई। अब देखो ये जो बिंदु है और इस पृष्ठ, गोलाकार पृष्ठ, सूक्ष्म पृष्ठ, उसके बीच की जो दूरी है क्या है, स्मॉल आर है। कितना है? स्मॉल आर है। ठीक, अब यहाँ पर जो जहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना वो बिंदु आपका क्या है, पी है। क्या है? पी है। ठीक, अब इसकी एरिया क्या है, बहुत छोटा है ना, तो इसके एरिया को क्या मान लेते हैं, डी ए। ये आपका कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर हम लोग क्या छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, क्षेत्रफल डी ए। अब यहाँ पर एक बिंदु, उसके मध्य में एक बिंदु पी है जहाँ पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा किधर होती है, बाहर की ओर, ई। और यहाँ से थीटा कोण बना रहा है। कैसा कोण? थीटा कोण। इतनी बात आपको क्लियर? तो हम लोग क्या निकालेंगे सूक्ष्म भाग के लिए? सूक्ष्म भाग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सूक्ष्म भाग, आपका छोटे भाग से कितने फ्लक्स गुजरेंगे। ठीक है, ये आपका छोटा भाग। तो छोटे भाग से क्या करेंगे, कितने फ्लक्स गुजरेंगे उनको निकालेंगे, फिर संपूर्ण भाग से कितने विद्युत फ्लक्स निकलेंगे उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखने वाली बातें लिखेंगे कि सूक्ष्म भाग डीए के लिए, सूक्ष्म भाग डीए के लिए क्या होगा, अब सूक्ष्म भाग डीए के लिए क्या होगा, डी फाई ई। मतलब छोटा सा एक मतलब क्षेत्रफल है तो इससे कितनी कम ही बल रेखाएं गुजरेंगी। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, वे वेक्टर के फॉर्म में। ठीक, अब देखो आप लोग को ये भी पता रहना चाहिए क्या होता है कि ए और डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी और क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो उसके हिसाब से इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, डी फाई ई बराबर क्या निकलेगा आपका, ई इंटू डी ए और कॉस थीटा हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अब देखिए एक बात आपको बता दें, एक बात आपको याद रहना चाहिए कि ये घन कोण डी ओमेगा बराबर क्या होता है, घन कोण डी ओमेगा बराबर आपका सूत्र होता है डी ए कॉस थीटा अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक, घन कोण बराबर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बटा के आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं डी फाई ई, और ई बराबर क्या होता है सबको पता है ना, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, आर स्क्वायर। यह भी आप लोगों को पता है। ठीक है, कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला होता है। ठीक, अब डी ए बच गया ना, डी ए, अब डी ए कॉस थीटा क्या बचा आपका, डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, तो डी फाई ई बराबर क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको ऐसे लिख दीजिए डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, लिख सकते हैं ना इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको इसका। अब इस पूरे के बराबर क्या होता है, इस पूरे के बराबर आपको पता है कि क्या होता है, डी ओमेगा होता है। सबको पता है ना क्या होता है, डी ओमेगा। यहाँ पर लिखे हैं जस्ट। तो डी
फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। ठीक, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, हमने तो छोटे से भाग के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया, इतना आ गया, लेकिन संपूर्ण हमको निकालना है पूरे का। तो पूरे के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो आपका निकलेगा, इसी का क्या कर देंगे, समाकलन। और जैसे समाकलन करेंगे यहाँ से डी हट जाएगा, क्या बचेगा आपका, फाई ई बचेगा। और इस साइड क्या बचेगा, ये देखा आप कांस्टेंट है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आपका कांस्टेंट हो, बाहर निकल जाएगा। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। सिर्फ समाकलन किसका करना है आपको, डी ओमेगा का। ठीक, किसका करना है, डी ओमेगा का, है ना। अब देखो जरा, अब समाकलन हम लोग किसका करेंगे, डी ओमेगा का। अब एक बात आपको पता रहना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए, कि समाकलन में डी ओमेगा का मान किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। समाकलन में डी ओमेगा का मान किसके बराबर होता है, 4 पाई के मान बराबर होता है। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा फार्मूला, फाई ई बराबर आपका निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और डी ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई, है ना। अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा क्या है आपका, बचा है आपका फाई ई बराबर आपका बचा, क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हो गया। ठीक, तो हमको तो यही सिद्ध करना था ना, हमको क्या सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था। तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया संपूर्ण भाग से। ठीक, तो बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको हल आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो गॉस की प्रमेय से, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से लेकर कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये आपका इतना लिखेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर पूछा जाएगा, लेकिन पूरा सिद्ध करने के लिए बोल देगा तो आपसे 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो चलिए अगला भी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये डेरिवेशन आपके एग्जाम्स की दृष्टि से और महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या है कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक, क्या है कि गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग है उसमें से आपके हर साल 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी करना हमको डेरिवेशन, जरा देखिए कि किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कोई रेखीय आवेश कार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करना है, बताना है। ठीक, तो इस डेरिवेशन को थोड़ा सा समय को बचत करने के लिए आपको मैंने पहले थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो जरा देखिए इसमें एकदम आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यल लंबाई का कोई चालक तार लेते हैं। ये आपका यल लंबाई है, ये आपका चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है आपकी, यल है। अब इस पर चालक तार यल है, उस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश क्या एक समान रूप से दोनों ओर से वितरित है। ठीक, प्लस क्यू कूलम आवेश। यल लंबाई का कोई चालक तार है जिसकी लंबाई यल है, जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब देखो इस आवेश से जो ये लंबाई है ना, यह लंबाई इस चालक से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। ये जो चालक है यह लंबाई का, उससे कुछ दूरी पर, मतलब r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, अब बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोले तो E ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस तार के चारों ओर एक काल्पनिक बेलन की कल्पना कर देते हैं। देखिए काल्पनिक बेलन है, क्या करते हैं, चारों ओर से एक काल्पनिक गोलीय बेलन की कल्पना क्या कर देते हैं,
कर देते हैं। ठीक, क्यों करते हैं काल्पनिक बेलन की कल्पना? क्योंकि गॉस की जो प्रमेय होती है बंद पृष्ठों के लिए क्या होती है, लागू होती है। ठीक, तो हमने क्या किया, यल लंबाई का कोई चालक तार था जिसकी लंबाई यल थी, इससे प्लस क्यू कूलम इस पर एक समान रूप से वितरित था, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी था जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। तो जिसके चारों ओर, उस पृष्ठ के चारों ओर क्या करते हैं, काल्पनिक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, बाहर की ओर, प्लस से बाहर की ओर होती है, और जो क्षेत्रफल है उधर भी आपका डी है। तो थीटा बराबर, इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0 अंश का। ठीक, तो आपका तार है ना, तो तार के लिए एक परिभाषा आती है। परिभाषा क्या होती है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होती है, तो यह लंबाई की तार पर जो आवेश की मात्रा वितरित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग देखें कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक, तो प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक, बोले तो ऐसी कोई लंबाई है यल लंबाई, तो एकांक आपको दिख रही ना यल लंबाई, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, जो आवेश की मात्रा है को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से बस करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल होता है। लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल। तो क्यू बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू एल। इसको समीकरण क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, इसके आगे आते हैं। अब जरा देखिए, माना तार से आर दूरी पर बिंदु पी है। देखिए तार जो है यह लंबाई का, इससे आर दूरी पर बिंदु आपका पी है। ठीक, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, बोले तो ई ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए आपको पता है कि फाई ई बराबर क्या होगा, समाकलन में ई इंटू डी ए, इंटू क्या होगा, डी ए, मतलब ई और डी ए का क्या होगा, डॉट गुणनफल होगा। किसके बराबर, क्योंकि इस पृष्ठ से, जो आपका छोटा सा पृष्ठ है, इससे कितनी आपकी बल रेखाएं गुजरेंगी, उसके बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर इंटू डी ए। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कास थीटा। ठीक, तो यहाँ पर ए डॉट बी है ना, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कास थीटा, इसके हिसाब से। हाँ, हो जाएगा ना। अब देखो, अब आपको पता रहना चाहिए ये क्षेत्रफल है डी ए ना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आपको बताया ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 2 पाई आर एल हो जाएगा। क्या होता है, क्षेत्रफल। अब देखो सुनो जरा, एक बात यहाँ समझो बाबू, क्या है कि ई और डी ए दोनों क्या है, समांतर, थीटा बराबर 0, तो कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, कास 0 का मान 1 हो जाएगा, ई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, सिर्फ डी ए बचेगा। क्या बचेगा, डी ए। और डी ए बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एल, बोले तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर जो आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक, डी ए बराबर आप लोग लिख क्या सकते हैं, 2 पाई आर एल। अब देखो लिखेंगे क्या कि गॉस की प्रमेय से, किससे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से सबको पता है कि गॉस की प्रमेय जो होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है ना, फाई ई बराबर। तो क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये आपका है, एक आपका क्या है, 2 पाई आर एल है। ठीक, 2 पाई आर एल। अब संपूर्ण बेलन से निकाल रहे हैं, उसलिए 2 पाई आर एल हो गया। अब देखो, अब सुनो, Q बराबर क्या है, Q का मान समीकरण 1 से रख देंगे। Q का मान देखिए समीकरण 1 में दिया है, Q का मान क्या है, लेमडा एल। एक क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो Q का मान यहाँ पर रख देंगे, क्या है, लेमडा एल। अब देखो यल से यल कट गया, हमको ई ज्ञात करना है ना, ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आपका, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ई बराबर आपका आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बटा के आर। ठीक, पक्षांतर करेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इसको
ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से उधर गुणा हो गया, 2 से नीचे, तो क्या आ जाता है, E बराबर 1/4π0 2 लेमडा बटा के R। अब मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका क्या होगा, मात्रक होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका L लंबाई का कोई चालक तार था जिसमें प्लस Q कूलाम का आवेश एक समान रूप से क्या था, वितरित था। अब जिसकी लंबाई L थी, इससे R दूरी पर बिंदु P था जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना था। क्षेत्रफल छोटा सा लिए है तो इसके चारों ओर क्या करते हैं, काल्पनिक बेलन की कल्पना कर लें। काल्पनिक आपका क्या है, बेलन है। ठीक, ये दोनों समांतर है तो इसलिए थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तार कैसा है, एक रेखी है ना, रेखा की तरह है, तो इस पर आवेश, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होती है कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, लेमडा, लेमडा बराबर Q/L, तो Q बराबर क्या, लेमडा इंटू L, समीकरण 1 ले लेंगे। माना तार से R दूरी पर बिंदु P है, तार से R दूरी पर अब क्या क्या है, बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए, E इंटू डॉट डी ए, तो A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। इसके हल करेंगे तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E डी ए cos थीटा। ठीक, अब देखो डी ए अब हो गया ना, अब इसका समाकलन करेंगे तो E कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। डी cos थीटा का मान क्या है, यहाँ पर समांतर 0 अंश का 0 का अंश का मान 1 हो गया, डी ए बच गया। अब देखो संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं तो संपूर्ण बेलन के लिए क्या होगा, संपूर्ण बेलन के लिए आपको पता है ना, बेलन के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, डी ए बराबर 2πRL। तो डी ए बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 2πRL। फिर गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0, Q का मान समीकरण 1 से रख देंगे, लेमडा L, अब L से L कट गया, E का मान निकालेंगे तो A निकल जाएगा। इसको ऐसे रूप में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो आपका इस रूप में हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपका हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये भी आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, ठीक है, क्या करा कि द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, अच्छी स्थिति में क्या बताना, किसी बिंदु पर विभव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ले हैं अच्छी स्थिति में, तो विद्युत विभव भी आप लोग अच्छी स्थिति में क्या कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका क्या है, कोई विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो, जिस पर आपको क्रमशः -Q कूलाम का आवेश और +Q कूलाम का आवेश रखा गया है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। ये आपको क्या किया गया है, रखा गया है। अब देखो रखा गया है, अब देखो बाबू, इससे क्या है, रखा गया है, इससे क्या, इनके बीच की जो दूरी है, इनका नाम भी रख देते हैं, जरा देखो, इनका नाम रख देते हैं A, इनका B। ठीक, अब ये आवेश, इसका जो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु आपका O है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। कितनी है, 2L है। इतना 2L हो तो इतना कितना होगा, L होगा, ये भी L होगा। ठीक, अब देखो क्या कर रहा है कि इससे अच्छी स्थिति में, इससे अच्छी स्थिति में कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या आपका, बिंदु आपका P है। क्या है, P है। ठीक, कहां से, बिंदु O से R दूरी पर एक क्या है, बिंदु P है, R दूरी पर। ठीक, ये आपको पता रहना चाहिए कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। अब देखो कैसे लिखेंगे, थोड़ा बहुत हिंदी में भी आपको लिखना होता है, तो लिखिए कैसे लिखेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव A और B है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जिन पर क्रमशः -Q आवेश और +Q आवेश से द्विध्रुव आपका बना है।
जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आया क्या? ठीक, तो ये बताइए प्लस Q आवेश से दूरी इसकी क्या होगी, इस आवेश से इसकी दूरी क्या होगी? इतना दूरी आपको पता है कि R है, तो इसमें से L घटा देंगे तो आपकी ये दूरी निकल जाएगी। अब माइनस आवेश से दूरी क्या कितना होगी, तो इतना पता है कि आपको R है, तो इतना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, टोटल दूरी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक, तो वही बात यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे जरा देखिए। लिखेंगे कि प्लस Q से P की दूरी, बराबर क्या होगा, R माइनस यल होगा। और माइनस Q से P की दूरी R प्लस यल होगा। ठीक, प्लस Q आवेश के कारण विभव, यहाँ पर लिखेंगे। अब प्लस Q आवेश कारण इस बिंदु पर P पर क्या करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्लस Q के कारण P पर विभव V1 बराबर क्या लिखेंगे, V1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, पता है आपको फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा के, अब यहाँ पर R माइनस यल, यही ना है प्लस Q से दूरी R माइनस यल, इसको समीकरण क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसी तरह माइनस से निकालेंगे, तो माइनस Q के कारण P पर विभव क्या निकलेगा, V2 बराबर, जो आपका V2 बराबर निकल कर आएगा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q, अब ये दूरी क्या है, प्लस आवेश कारण माइनस आवेश कारण R प्लस यल है ना, तो R प्लस यल, इसको समीकरण क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। लिखने वाली बात आप क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, बिंदु P पर परिणामी विभव लिखेंगे क्या, कि बिंदु, यहां पर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव P पर परिणामी विभव क्या निकल कर आएगा, देखो जरा। तो आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, V बराबर आपका होता है V1 धन V2, क्या होता है, V1 धन V2। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो V1 और V2 के मान क्या कर देते हैं, भर देते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 के मान भरिए, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R माइनस यल। ठीक, फिर आपका है ना, माइनस निकालना है, तो यहाँ पर विभव आपका माइनस हो जाएगा, ऋण आवेश कारण तो विभव क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में, लेकिन ये आपका माइनस कर देगा इसको, तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R प्लस यल। ठीक, इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो V बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, Q भी कॉमन कर लेते, देखो दोनों में 1/4 Q कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। बचेगा क्या आपका कोष्टक के अंदर, यहाँ पर बचेगा R प्लस यल बचेगा, R माइनस यल यहाँ बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, R प्लस यल, ये आपका बच गया। इसी को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो V बराबर क्या आ जाएगा आपका, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0,
इसको हल कीजिए ज़रा, तो हो जाएगा आर प्लस यल, फिर ये कोष्टक में हो जाएगा आर माइनस यल, नीचे क्या हो जाएगा वर्गांतर हो जाएगा। तो बोले तो आर माइनस यल और आर प्लस यल, यही ना होगा। इसको हल करते हैं चलिए। तो v बराबर आपका निकल कर आएगा क्यू अपान 4πε0। ठीक, अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आई आर प्लस यल ऐसे ही रहेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका माइनस आर हो जाएगा, यल आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा ये आपका वर्गांतर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ठीक, अब आपको एक बात पता रहना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए कि यदि यल जो है बहुत छोटा है किसके तुलना में आर। ठीक, तो नग्न मान सकते हैं, देखिए जरा यल क्या है बहुत छोटा है आर की तुलना में, देखो यल की दूरी क्या है बहुत छोटी है किसकी तुलना में आर, तो उसको नग्न मान लेंगे। तो जब नग्न मान लेंगे तो v बराबर आपका क्या आ जाएगा, v बराबर देखिए कट गया आपका आर से आर कट गया, क्या बचा ऊपर आपका बचा 1/4πε0, क्यू बचा यहाँ पर यल बचा, तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू यल, क्यू इंटू क्या हो जाएगा यल हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर 2l हो जाएगा ना, एक यल ये आपका यल, तो 2l हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा आपका ये बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, यल क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब आपको ये भी पता रहना चाहिए क्या कि P बराबर आपका क्या होता है 2q और यल, क्या होता है 2q और यल। ठीक, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो V बराबर आपका क्या आएगा 1/4πε0, इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे P लिखेंगे, अब P बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका फार्मूला क्या होता है पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है, यही हमको क्या करना होता है सिद्ध करना होता है। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक आप लोग लिखेंगे बोल्ट, क्या होता है बोल्ट। ठीक, समझ में आया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे अच्छे से देख लेंगे। तो आप लोग इसका पीडीएफ लेने के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे सर्वेश जो आपका है सर्वेश स्टडी 57 टेलीग्राम पर आप लोग क्या हो जाएंगे ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ आप लोग क्या करेंगे ले लेंगे। ठीक, तो अच्छे से समझ में आया ना बाबू, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल था। ठीक, एकदम अच्छी स्थिति जो आपको इससे पहले वीडियो में कराया था वैसे ही इसको भी आप लोग क्या करेंगे हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देख लेते हैं जो आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। देखिए क्या कर रहा है जरा देखिए, है आपका कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मतलब एक समान आपका क्या है विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, उसमें कोई द्विध्रुव क्या कर रहे हैं, उसमें द्विध्रुव को क्या कर रहे हैं घुमा रहे हैं, तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसके लिए व्यंजक बताना है। ठीक है, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से 5 नंबरों में पूछा जाता है। ठीक है, 19 में 20 में और 24 में पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र क्या करेंगे बनाएंगे, फिर उसमें क्या रखेंगे हम लोग द्विध्रुव रखेंगे, फिर द्विध्रुव को घुमाने में देखते हैं कितना कार्य करना पड़ेगा उसको हल करेंगे। तो देखिए मैंने डायग्राम को पहले से ही बनाकर और लिख कर चुका हूँ। ठीक, ये आपका क्या है एक समान जो रेखाएं दिख रही हैं ना वो रेखाएं आपकी क्या है एक समान आपकी क्या है विद्युत क्षेत्र है। ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इतनी बात क्लियर रेखाओं से। अब इसमें क्या कर रहे हैं एक द्विध्रुव रख रहे हैं, आपको पता है कि द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है, द्विध्रुव आपको -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना होता है। ठीक, ये जो द्विध्रुव है वो बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, द्विध्रुव जो है बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है,
इतनी बात आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को पता चला कि जो द्विध्रुव है वो क्या है, इस बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव का नाम -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना है, ए और बी है। ठीक, तो अब देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। ठीक, इसके पहले डेरिवेशन हमने कराया जस्ट कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण के लिए व्यंजक क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। उसको समीकरण क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक, क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, उसको समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर। तो मान लो द्विध्रुव को क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हैं, तो घुमाने में बलागुण क्या होगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा होगा। ठीक, अब देखो, मान लो द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। जो आपका द्विध्रुव है उसको क्या कर रहे हैं, डी थीटा तक। बोले तो डी थीटा कैसे, मान लो कि पहले द्विध्रुव आपका ऐसे है, ठीक ऐसे है ना, अब उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं ऐसे, इसको ऐसे कर दे रहे हैं विस्थापित, तो कितना डी थीटा घूम जा रहा है ना। इतना घुमाने में द्विध्रुव को कितना कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो कितना कार्य करेंगे, वो विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से और यहाँ तक कुछ दूरी हटी ना, विस्थापित हुआ। तो वही बात यहाँ पर लिखेंगे कि द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है, डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, टाउ इंटू डी थीटा। डी थीटा आपका क्या विस्थापन है, टाउ, तो टी टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का मान समीकरण से एक से क्या कर देंगे, भर देंगे। तो डी डब्ल्यू मतलब कार्य, डी डब्ल्यू क्यों लिखें, कार्य बहुत क्या हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है, छोटा कार्य हो रहा है ना, डी डब्ल्यू। तो क्या हो जा रहा है, टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा आई इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक, ये डी थीटा पहले से है। चलिए तो आगे आते हैं। अब सुन लो बाबू, अब सुनो इम्पोर्टेंट बात। क्या इम्पोर्टेंट बात है कि द्विध्रुव को क्या कर रहे हैं, θ1 से θ2 क्या कर दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं। θ1 से θ2 क्या कर रहे हैं, घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। देखिए क्या आता है किया गया कार्य। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्य ज्ञात करने के लिए इस समीकरण क्या कर देंगे, समाकलन। ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है, d1 से d2 तक, मतलब डी θ1 से θ2 तक क्या करना है, समाकलन करना है। किसका, इस समीकरण का, p साइन थीटा डी थीटा का। इसका समाकलन करेंगे तो डी जो आपका था हट जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। चलिए इसका समाकलन जब करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो पीई जो आपका कांस्टेंट वैल्यू वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समाकलन सिर्फ किसका होगा, साइन डी थीटा का होना। θ1 से θ2 आपकी क्या है, लिमिट है, क्या है, लिमिट है। चलिए तो आगे आइए। अब देखिए, तो आपको पता रहना चाहिए डब्ल्यू बराबर पी। अब देखो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, आपको पता रहना चाहिए कि साइन थीटा का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है। ठीक, क्या होता है, माइनस कास थीटा। तो माइनस कास थीटा लिमिट रख देंगे θ1 से θ2 तक। ठीक, अब लिमिट को क्या करना होता है, पुट करना होता है। अब लिमिट के क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो W बराबर पी, पहले सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है। तो अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ थीटा वहाँ पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट। तो थीटा के जगह θ2 हो गया, यहाँ माइनस। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट रखने के बाद फिर यहाँ पर माइनस रखते हैं। क्या रखते हैं, माइनस। लेकिन यहाँ पहले ही से माइनस है तो माइनस माइनस क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस हो गया। अब थीटा को क्या रखेंगे, ए लिमिट, फिर माइनस करके क्या लिखते हैं, कास थीटा बराबर क्या लिखते हैं, ए लिमिट। बोले तो देखिए जरा समझ में ना आया तो पहले क्या लिखते हैं, कास थीटा हो गया। ठीक, लिमिट ऐसे रखते हैं, कास थीटा क्या रखेंगे, θ2 को रखेंगे, फिर माइनस होता है,
फिर आपका क्या है कास थीटा है ना, क्या है माइनस कास थीटा है ना, तो पहले ही से माइनस है, एक और माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और थीटा की जगह क्या रखते हैं θ1। ए से लिमिट रखी जाती है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए, तो W बराबर क्या हो जाता है PE। अब इसको पलट देते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले का बाद में। तो कास θ1 माइनस कास θ2। ठीक, अब देखो यदि θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर थीटा हो, तब यदि θ1 बराबर क्या रखें 0 और θ2 बराबर क्या हो थीटा हो, तब क्या होगा, तब W बराबर PE और कास 0 हो जाएगा, θ1 बराबर क्या है 0 और कास θ2 बराबर क्या है थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा। अब हमारा सूत्र क्या आ जाएगा, W बराबर PE और कास 0 का मान क्या होता है 1 और ये आपका क्या होगा माइनस कास थीटा। तो ये आपका क्या हो जाता है बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी से तरीके से क्या हो जाता है सिद्ध हो जाता है। तो कोई समस्या इसमें आपको नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था। ठीक, देख लीजिए एक बार और, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स इसके अगला जो है उसको देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं, किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम। देखिए आपका एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। देखिए आपका 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 मतलब लगभग हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है, एकदम फिक्स किसी न किसी सेट में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इसके दोनों नियम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नियम देखेंगे प्रथम नियम को। ठीक है, तो प्रथम नियम, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलते हैं संधि का नियम भी बोलते हैं और साथ में धारा का भी नियम बोला जाता है। ठीक है, इसे इसी नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा क्या होती है वो बहुत ही आसान होती है। देखिए क्या होती है परिभाषा, कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, संधि आप लोग क्लास जैसे संस्कृत में पढ़े होंगे संधि क्या होती है। ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि मतलब यही है कि क्या है कि वहाँ पर मिलन है, किसका धाराओं का मिलन। मान लो 2-4 धाराओं का क्या होता है मिलन होता है, तो उसका जो योग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जो योग होता है धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य होता है। ठीक, जैसे इसको चित्र के डायग्राम के द्वारा समझेंगे। मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका O है, यहाँ पर ऐसे तार है। ठीक है, क्या है तार है, देखो बना देते हैं डायग्राम। अब देखो जरा, ये हो गया ना। अब देखो क्या होगा, ये इसमें धाराएं बह रही हैं, कुछ धाराएं अंदर की ओर जा रही हैं और कुछ धाराएं क्या हो रही हैं आपकी बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक, कुछ धाराएं क्या हो रही हैं देखो, कुछ ये आपकी संधि, देखो सारे कहाँ मिल रहे हैं इस बिंदु O पर मिल रहे हैं ना, तो ये आपका क्या किसका निर्माण हो रहा है बिंदु O पर संधि बन रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, जितनी भी धाराएं इसमें बह रही हैं उसका बीजगणितीय योग क्या हो रही है शून्य होते हैं। मान लेते हैं कि इसमें धारा जो बह रही है, इसमें धारा मान लेते हैं कि I1 बह रही है, इसमें I2 बह रही है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें मान लेते हैं I3 और इसमें मान लेते हैं I4, इसमें मान लेते हैं I5। ठीक, अब देखो ये धाराएं, तो इनका क्या होता है बीजगणितीय योग क्या होता है आपका शून्य होता है। क्या होता है शून्य होता है। तो बोले तो बीजगणितीय योग मतलब बोले तो सिग्मा, योग को हम लोग सिग्मा स्पष्ट करते हैं। तो सिग्मा क्या होता है आई क्या होता है किसके बराबर होता है शून्य के बराबर होता है। ठीक, किसके बराबर होता है शून्य के बराबर होता है। इतनी बात आपको क्या रहना चाहिए क्लियर रहना चाहिए। ठीक, अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट सवाल में आपको हल करने के लिए, देखिए जो धाराएं इधर देखो, जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं वो क्या होती हैं, जो धाराएं आपकी संधि की ओर जाती हैं वह प्लस होती हैं, जो संधि से बाहर निकलती हैं वो क्या होती हैं
माइनस में होती हैं, ठीक है। और सारे को जोड़ देते बीजगणितीय योग क्या हो जाता है आपका, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे जरा देखो, जो धाराएं जा रही हैं अंदर को कैसे लिखते हैं, I1 धन I2 धन I3, जो धाराएं बाहर निकलती उसमें क्या होता है माइनस, तो I4 और प्लस I5, इन सब का योग किसके बराबर, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। इन सब का योग किसके बराबर होता है, शून्य के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो अब ये दोनों माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो इसको कैसे लिख देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4 प्लस I4 के क्या हो जाएगा, I4 प्लस यहाँ 5 होगा ना, I5 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाता है, ऐसे आप लोग क्या होते हैं लिख सकते हैं। किरचॉफ का नियम बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्या है, आसान है। इसको क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार और परिभाषा को देखेंगे कि किसी संधि, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि आपकी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, ये जो धाराएं बर हैं इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बोले सिग्मा I बराबर 0, देखो जोड़ा इनका सारा का योग शून्य के बराबर होगा, लेकिन हल करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक। अब इतनी बातें आपको क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, ठीक। अब देखो बाबू, इतनी बात आपको क्या रहना चाहिए, एकदम पूरी तरह से क्लियर रहना चाहिए, ठीक। तो अब देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, थोड़ा सा और बता देते हैं बात एक, क्या होता है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो सिग्मा I इंटरनल बराबर क्या होता है, सिग्मा I क्या होता है, बाहर के लिए, बाहर के लिए, जो बाहर के लिए होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट, ठीक, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको पता रहना चाहिए, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत एक नंबर में पूछा जाता है, कार्य करता है, ठीक। तो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। थोड़ा सा ही मिस्टेक हो रहा है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए इतनी बातें, ठीक। इंटरनल होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक, इतनी बातें आपको पता रहना चाहिए। तो आपको किरचॉफ का पहला नियम समझ में बिल्कुल तरीके से आया होगा। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, अगले नियम जो है उसको देखने वाले हैं। का बीजगणितीय योग, ठीक है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, आपको पता चल चुका होगा, ठीक। अब देखो बंद पास पहले के लिए क्या लिखेंगे, बंद पास, बंद पास, बंद पास, बंद पास क्या लिखेंगे, बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए लिखेंगे। तो बंद पास एक के लिए क्या होगा जरा देखिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या होगा, बंद पास में इनका धारा मतलब क्या होगा, I1 R1, ठीक, प्लस, अब देखो अब इसको ऐसे घूम रहा है, इधर की धारा इधर आ रही है, देखो इसमें धारा कैसे भरी, ऐसे बंद पास पहले को लीजिए। अभी धारा I2 जा रही है, ये धारा I1 आ रही है, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे ना, तो विपरीत हो जाएगा तो बीच में माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा, ठीक। अब इनका जो योग होता है किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बलों के, E1 और E2 के। तो क्या होगा, E1, अब बीच में आपको विपरीत है तो फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाता है, ठीक। ये पहले बंद पास के लिए। अब दूसरे बंद पास के लिए क्या करेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे दूसरे बंद पास के लिए, तो लिखिए, लिखेंगे यहाँ पर दूसरे बंद पास के लिए, बंद, बंद पास, बंद पास 2 के लिए,
बंद पास 2 के लिए। अब बंद पास 2 क्या है जरा देखिए, ये आपका बंद पास ऐसे, इसमें धारा देखिए एक ही दिशा में बह रही है ना ऐसे, इसमें प्रतिरोध R2 है और धारा R2 और I2 धारा बह रही है, ठीक। और I1 I2 मिलकर इधर क्या हो जाएगी, इसमें धारा I3 के बराबर हो जाएगी, I1 I3 के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, कैसे हल करेंगे इसको कि I2 R2 और R2 I2 और R2 का गुणनफल प्लस किसका किसका होगा, I3 और क्या होगा R2। यहाँ पर बीच में प्लस क्यों हुआ, क्योंकि धारा क्या हो रही है, एक ही दिशा में बह रही है। देखो इस बंद पास को सिर्फ उठाना है, ये किसके बराबर हो जाता है, हो जाता है आपका E2 के बराबर हो जाता है, किसके, E2 के, ठीक। अब आपको ये भी पता है, क्या पता है कि I3 बराबर क्या लिख सकते हैं, I1, देखिए ये I1 I2 मिलकर I3 बन रहा है ना, तो I1 I2 के बराबर क्या लिख सकते हैं, I3 लिख सकते हैं, इनके योग के बराबर, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि I2 R2 प्लस I2 प्लस I2 या I1 धन I2 इंटू R3, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर आपके E2 के, ठीक। ये आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, ये आपका जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किसके, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। तो फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आपकी फिजिक्स की पूरे फिजिक्स की एक सीरीज चलेगी, ठीक है, जिसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो को अब कब बजे लाइन आई।